सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश तकनीकी सेवा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में प्रकाशित हुए विज्ञापित हुए प्राचार्य प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी संचालक सहायक संचालक की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को बधाई देता हूं और साथ में ही उनके अच्छे इंटरव्यू की कामना करता हूं। साक्षात्कार एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिसमें अधिकारी की पर्सनैलिटी का जायजा लिया जाता है। बहुत पहले सन 80 में साक्षात्कार के मार्क्स नियत नहीं होते थे, बहुत अधिक मार्क्स होते थे, परंतु बाद में पीएससी ने इसको सीमित कर दिया और वर्तमान में स्थिति में लगभग लिखित परीक्षा के 10% अंक साक्षात्कार के लिए नियत रहते हैं। साक्षात्कार जो है महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रिटन टेस्ट में, लिखित परीक्षा में मार्जिन बहुत कम होता है। अगर हम देखें कि जो है रिटन एग्जाम अगर 400 अंक का है तो कट ऑफ जो है 250 से 300 अंकों के बीच में संभावित रहता है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं जिसमें भी आप देखेंगे कि 260 और 280 के बीच में अधिकांश जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 260 और 280 के बीच में रहते हैं, इन अंकों में रहते हैं। और साक्षात्कार जो कि लगभग 50 अंक का रहता है, उसमें जो मेरा अनुभव है, मैं विभाग में भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ हूं, जनरली जो रहता है, जो अंकों का जो इंटरव्यू में अंक मिलते हैं वो उनका वेरिएशन 20 से 40 अंक रहता है। बहुत किसी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है तो 20 अंक प्राप्त होते हैं, और अगर व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो 40 अंक प्राप्त होते हैं। तो ये 20 अंक जो है, ये 20 अंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हमने थोड़ा भी प्रयास कर लिया, थोड़ा भी ध्यान दे लिया, तो ये 20 अंक जो है हम अतिरिक्त तौर पे अर्जित कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए हम तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू के लिए देखिए, इंटरव्यू को अपनी तरफ, अपनी दिशा में मोड़ना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इंटरव्यू में जैसे कि जो सबसे पहले एक डीएफ होता है जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें हमारी जो भी बायोडाटा होता है, जो भी हमारी व्यक्तिगत जानकारी होती है वो हम फिलअप करते हैं। ये जो जानकारी है, ये जानकारी बोर्ड के जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन से लेकर सभी सदस्यों के बीच में ये बायोडाटा शीट उपलब्ध कराई जाती है और ये बायोडाटा शीट से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस बायोडाटा शीट में क्या क्या होता है, इसमें जैसे कि आपका जन्म स्थान है, तारीख है, जन्म की तारीख है, जिला है जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपकी हॉबीज है, ये सब चीजें उसमें होती हैं, इनका समावेश होता है। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले आपकी अगर जन्म तिथि जिस भी ईयर में होगी, उस ईयर में अगर कोई महत्वपूर्ण घटना घटी होगी तो वो आपको पता होना चाहिए। मान लो आपकी सबकी जन्मतिथि 1990 के बाद की होनी चाहिए, तो 1990 से 2000 के बीच की जन्मतिथियों के लोग ज्यादा होंगे। तो इस दौरान जिस भी वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारा जन्म स्थान या हमारा निवास स्थान वो कोई जिला है, और मध्य प्रदेश में हमारे 50-52 जो भी जिले हैं, हर जिले की अपनी विशेषता है। तो जिस जिले से आप आए हैं उस जिले के बारे में ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। उस जिले में, हर जिले के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं लेता हूँ नर्मदापुरम, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदापुरम जो नाम बदला गया है होशंगाबाद का, वो कितना सही था, वो क्यों बदला गया, क्या इसकी आवश्यकता है? अगर आप सिंगरौली जिले से, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोल माइंस का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पावर सेक्टर की क्या महत्व है। आप रीवा जिले से हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि मऊगंज जिला अभी नया बना है, इसके बनाने की आवश्यकता कितनी थी और कितनी नहीं थी। अगर आप छतरपुर या धार जिले को बिलोंग करते हैं तो आपसे निश्चित तौर पर मांडू के और खजुराहो के बारे में पूछा जा सकता है। अब आपका एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन में आपने जहां जहां आपने पढ़ाई की है उन इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है, अगर आपके मार्क्स बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अचानक क्यों घट गई, या अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही, बढ़ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव सिम्टम है। मगर चूंकि हर एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, तो इसलिए जो है इसका कोई बहुत जो है आपका टेम्परामेंट देखने के लिए ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। आपका विवाहित और अविवाहित का जो स्टेटस है, अगर आप अविवाहित हैं और आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो निश्चित तौर पे आशा करें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
कि आप इतने अभी तक आपने शादी क्यों नहीं करी। अगर आप विवाहित हैं तब भी क्वेश्चन बनता है, चूंकि आप एक बहुत बड़े एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आए हैं, जहां आपने अथक प्रयास किया होगा, और ऐसे समय में आपको अपनी फैमिली से, अपने पारिवारिक जीवन से और पढ़ाई के बीच में एक सामंजस्य आपने स्थापित किया है। तो ये आपका एक पॉजिटिव सिम्टम है, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि आपने जो है इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अब इसके अलावा मैं आता हूँ हॉबीज पे। हॉबी के बारे में जनरली लोग खेलकूद के बारे में भरते हैं, कुछ की स्पेसिफिक कोई हॉबी हो सकती है। अगर ऐसी कोई हॉबी भरी है तो उसके बारे में वेल प्रिपेयर्ड होके जाए, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो सब आपसे 25-30 साल बड़े हैं, 50 साल से ऊपर की उनकी उम्र है, बहुत लंबा चौड़ा उनको अनुभव है, वो हर क्षेत्र के बारे में जानते हैं। और वो आपसे रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कि ये नहीं पूछेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में कितने शतक बनाए। वो ये पूछेंगे कि क्रिकेट का जो खेल है वो हमारे दूसरे खेलों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, क्या क्रिकेट को इतना महत्व दिया जाना ठीक है, या हिंदुस्तान की टीम अभी जो वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में पराजित हुई है, वो किस कारण से, मतलब उसमें क्या कमी रही टीम में। हालांकि उसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, परंतु वो आपकी त्वरित बुद्धि का आकलन करना चाहेंगे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा अब आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, जैसे आपका जो विभाग है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे विभाग का नाम है मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। तो अब इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ये इसका मंत्री कौन है, इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, इस विभाग के क्या कर्तव्य है। अब कौशल विकास एक ऐसा शब्द है जिसका पिछले 8-10 सालों में सभी लोगों ने सुना है। हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आईटीआई का क्या काम है, इस विभाग का दायित्व क्या है, विभाग की छवि क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें एक परसेप्शन होना चाहिए जो आपका, और वो परसेप्शन सही होना चाहिए, वो आपका आंतरिक होना चाहिए, वो कोई बहुत रटा रटाया नहीं होना चाहिए कि आप उस विभाग के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से परिलक्षित होना चाहिए, कि आपने जो बोला है वो आपके आंखें हो या शरीर हो, वो आप मन से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके पूरे, उसमें एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, पूरे व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपको कॉपरेट करना है। अब आईटीआई के प्रिंसिपल का इंटरव्यू है। प्रिंसिपल एक जो है इंस्टीट्यूट का हेड है, वहां आपको प्रशासनिक क्षमता भी बतानी है और साथ में एजुकेशन स्किल भी अपनी बतानी होगी, क्योंकि ये दोनों चीजों के बीच में आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा। इसलिए मेरी सलाह है अभ्यर्थियों को जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए कि एक बार अपने जो भी उनके शहर के नजदीक कोई अगर आईटीआई संस्थान है तो एक बार जरूर जाके उसकी विजिट कर ले। प्रिंसिपल साहब को जब वो बताएंगे कि जो है मेरा चयन हो गया है, वो आपको कॉपरेट करेंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे। और आप कुछ अपने मन में भी देखिए कि क्या कमियां हैं इस इंस्टीट्यूट में, आपने क्या कमियां देखी। मतलब आप सोचिए, मतलब आपको ऐसा नहीं, आपको अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, उनकी रटी रटाई बातों में मत जाइएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीजें आपके अनुभव के बारे में पूछेंगे। अगर आपने बताया तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन होगा कि आप कितने अपने कार्य के प्रति कितने सचेत हैं। तो ये तो हो गया आपके जो है आपके जो इस विभाग में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है जिस ब्रांच से आप पास आउट हुए हैं, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डेफिनेटली वहां पे जो है कोई ना कोई प्रोफेसर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का या पॉलिटेक्निक कॉलेज का वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में रहेगा। वो आपसे आपके ब्रांच से संबंधित सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पूछेगा, तो हमें ब्रांच के सब्जेक्ट के बारे में तो जानकारी होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि इंटरव्यू हमारा जो है नॉलेज टेस्ट नहीं होता, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट तो हमारा हो चुका है। हमने एक जनरल स्टडीज कह लीजिए या टेक्निकल जो भाषा है, टेक्निकल के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको क्वालिफाई करके हम जो है रिटन टेस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, तो हमारी नॉलेज को उन्होंने देख लिया है। तो अब नॉलेज का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में जो है आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान का जो क्या एप्लीकेशन आप अपने आगे वाले जीवन में कर सकते हो, किस तरीके से अपने प्रोफेशन में उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हो, इस बात का एक टेस्ट होता है। इसीलिए डेफिनेटली वो आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपके डिसिप्लिन के बारे में निश्चित तौर पे वो सवाल करेंगे। आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं राजपत्रित अधिकारी के लिए। राजपत्रित अधिकारी की बहुत जिम्मेदारी होती है। आपका दायित्व केवल
सिर्फ आईटीआई इंस्टीट्यूट को रन करना नहीं है, आगे भविष्य में आपको बहुत सारी जवाबदारियां सरकार देगी। आपको चुनाव कंडक्ट कराने हैं और भी सरकार की जो भी महत्वपूर्ण जवाबदारियां होती है वो आपको दी जाती हैं। अतः ऐसी स्थिति में एक प्रशासनिक अधिकारी के भीतर क्या गुण होने चाहिए, और एक अच्छे, चूंकि आप एक प्रिंसिपल भी रहेंगे, हो सकता है आपको स्टाफ की अगर कमी रही तो आपको जो है बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छे प्रशासक के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक होना भी आवश्यक है। तो एक अच्छे प्रशासक में क्या गुण होने चाहिए, अगर कोई पूछता है तो हमारा बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। हमारा जैसे एक अच्छा नेतृत्व क्षमता, तो सबसे पहले निर्णय लेने की क्षमता, न्याय करने की क्षमता, कार्य का बंटवारा, योजना बनाने की योग्यता, जो हमारे जिन पॉइंट्स जो होते हैं उन पे हम उत्तर दें। इसके अलावा एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे शिक्षक में जो है ज्ञान का स्तर, निश्चित तौर पे ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, और सूचना कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीच, जो ये सब चीजें भी होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रशासक और एक अच्छे शिक्षक के गुण मिलते हैं, परंतु फिर भी जो है एक अच्छे शिक्षक से ये आशा की जाती है कि उसको जितना ज्ञान है, वो ज्ञान जो है हमारे बच्चों में, हमारे विद्यार्थियों में कम्युनिकेट कर सके। और संवेदनशीलता का जहां तक सवाल है, तो संवेदनशीलता विषय दोनों पक्षों का है। संवेदनशीलता शिक्षक की कमजोर विद्यार्थियों के प्रति, गरीब विद्यार्थियों के प्रति, ये होना चाहिए। और इसी प्रकार से संवेदनशीलता कमजोर वर्गों के प्रति या अपने स्टाफ के प्रति एक प्रशासनिक अधिकारी के भीतर भी होनी चाहिए। ये जो मॉक इंटरव्यू है, ये आज से नहीं शुरू हो रहा है, ये आज से कई साल पहले से शुरू हो रहा है। जब मैंने भी 1989 में पीएससी में मेरा सेलेक्ट हुआ था, उस समय भी मॉक इंटरव्यू हुआ करते थे। और मॉक इंटरव्यू में मैंने देखा कि बहुत फायदा होता है, हमारी जो झिझक होती है वो समाप्त हो जाती है। एक हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, हमारे मित्र लोग हमें मिल जाते हैं, उनसे हमारा डिस्कशन हो जाता है। इसके अलावा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है, विशेषज्ञों की हमें राय मिल जाती है, और हमारे व्यक्तित्व में जो भी कमियां या खूबियां हैं उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। इसीलिए अगर हम मॉक इंटरव्यू का एक बार जो है पार्टिसिपेट करें तो निश्चित तौर पे हमें लाभ होगा। और मैं एक बार सभी अभ्यर्थियों को जिनका चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है, उन सभी को बधाई देता हूं, और साथ में कामना करता हूं कि सभी सफल हों। हालांकि सभी तो आप सभी लोग बहुत होशियार होंगे निश्चित तौर पे, परंतु चूंकि पद सीमित है, इसीलिए सफलता तो सीमित लोगों को ही मिलेगी, परंतु मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ है। धन्यवाद।